गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। वैसे तो ये एक्ट काफ़ी पुराना है, लेकिन जब फ्री एजुकेशन की बात आती है तो मोस्टली टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीडब्ल्यूडी का क्राइटेरिया क्या है और उसको फ्री एजुकेशन किस एज गैप के बिटवीन दी जाती है। अब कई बार वहाँ पर जो डिजीज है वो भी पूछ लिया जाता है कि ये पीडब्ल्यूडी में आता है या नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट किस पर काम कर रही है कि मैक्सिमम बच्चों को एजुकेशन दी जाए और फ्री एजुकेशन दी जाए। तो उस फ्री एजुकेशन वाले क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन से बच्चों को इंक्लूड किया गया है, उस टाइम हमें ये देखना होता है कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे कौन कौन से हैं। ठीक है, बात करूं कि पीडब्ल्यूडी के बारे में दो एक्ट आए हैं अभी तक। एक फर्स्ट एक्ट आया था 1995 में और लागू हुआ था 1996 में, और दूसरा एक्ट आया था 2016 में और लागू हुआ था 2017 से। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्ट था वो कब आया? पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अब इसके अंदर कौन से पर्सन्स को इंक्लूड किया जाता है? जिन लोगों को 40% से मतलब कम से कम 40% क्राइटेरिया हो, कम से कम 40% डिसेबल हो, उससे ज्यादा वो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया तुम्हें याद रहना चाहिए कि इसका क्राइटेरिया कितना है? एटलीस्ट 40। एटलीस्ट 40 का मतलब क्या है? कम से कम 40% वो डिसेबल होने चाहिए, और इससे ज्यादा वो कितने भी हो सकते हैं, यानी कि 40% डिसेबिलिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। अब वो जो डिजीज है वो मैं आपको बताऊंगी। जो 1995 का जो एक्ट आया था उससे पहले क्या काम चला था? उससे पहले ये हुआ था, एक मीटिंग हुई थी जिस मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया था? एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशियन पैसिफिक, दिसंबर 1992। यानी कि 1995 का जो एक्ट आया उससे पहले एक मीटिंग हुई, और किन लोगों की मीटिंग हुई? जो इकोनॉमिक्स और सोशल कमीशन था, यानी कि इकोनॉमिक जोन था और सोशल कमीशन का जोन था, उनकी एक मीटिंग हुई और उसके अंदर पार्टिसिपेट किसने किया? एशिया ने। हम किस में आते हैं? इंडिया किस में आता है? एशिया में आता है। तो एशिया और पैसिफिक रीजन वाले लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और ये मीटिंग कब हुई? 1992। फिर इन्होंने कुछ साइन किए, जिन डॉक्यूमेंट्स पे साइन हो जाते हैं हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए और उन्होंने क्या किया? एशियन पैसिफिक डिकेड लागू कर दिया, यानी कि 10 डिकेड का मतलब होता है 10 साल का एक जोन। उसके अंदर किन लोगों को इंक्लूड किया गया? उन्होंने डिसेबल पर्संस के लिए एक डिकेड स्टार्ट किया, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर इंडिया वालों के साइन थे, तो हम उसका हिस्सा बन गए। उनका एम क्या था? उनका एम था कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हो, यानी कि एनवायरनमेंट में कुछ भी बैरियर ना हो, जो डिसेबल पर्सन है वो भी नॉर्मल एनवायरनमेंट का हिस्सा बने, यानी कि एनवायरनमेंट क्या हो? बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हो। दूसरा क्या था? उन जो डिसेबल पर्सन है उनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया कि वो एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट का हिस्सा बने। इंटीग्रेट का मतलब होता है सब, डिसेबल भी होंगे और नॉर्मल पर्सन भी होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी विद सोशल मेन स्ट्रीम, यानी कि सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम है उसका वो हिस्सा रहे, उनको अलग थलग ना किया जाए। पीडब्ल्यूडी वाले पर्सन, यानी कि पर्सन विद डिसेबल है, उनको इंटीग्रेट करके रखा जाए। किसके साथ? मेन स्ट्रीम के साथ। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब एजुकेशन हम तो किसके लिए पढ़ रहे हैं? हमने तो टेट क्लियर करना है, तो एजुकेशन के अंदर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको स्कूल तक लेकर आया जाए, और उनको फ्री एजुकेशन का हिस्सा भी बनाया जाए, यानी कि इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और उनका फुल पार्टिसिपेशन किया जाए। ये कौन सी मीटिंग के एम्स थे? ये जो 1992 के अंदर एशिया पैसिफिक रीजन की जो मीटिंग हुई थी, और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने 10 साल का डिकेड को डिसेबल पर्सन के लिए घोषित कर दिया था। इसके बाद इंडिया वालों ने क्या लागू किया? इंडिया वाले एक एक्ट लेकर आए 1995 में, और इस एक्ट के अंदर 7 तरह की डिसेबिलिटीज को रखा गया। 7 तरह की डिसेबिलिटीज को रखा गया, यानी कि 1995 का जो एक्ट आया था उसमें 7 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया, और जिसका क्राइटेरिया क्या था? कम से कम 40% डिसेबल, इससे ज्यादा वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब रिजर्वेशन लेने के लिए लोगों ने झूठे सर्टिफिकेट भी बनवा लिए थे, लेकिन जो डॉक्टर का साइन होता है उसकी जॉब के ऊपर दिक्कत आ जाती है, यानी कि वो डॉक्टर उसको जो सर्टिफिकेट बनाकर देगा डिसेबल का, अगर उसने झूठा बना दिया तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। तो जो डिसेबल पर्सन है वही वो सर्टिफिकेट बनवाए, ऐसे फालतू में रिजर्वेशन के चक्कर में ना फंसे। ठीक है, पहली डिसेबिलिटी क्या थी? अंधापन,
यानी कि ब्लाइंडनेस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। और ब्लाइंडनेस टेस्ट चेक करने के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा टेस्ट किया जाता है? सेनेलिन टेस्ट किया जाता है। जो आपको सामने वर्ड्स वो अल्फाबेट्स पढ़वाए जाते हैं, वो टेस्ट कौन सा हो रहा होता है? सेनेलिन टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, अब नॉर्मल पर्सन की आईज को हम लिख देते हैं कि 6/6। ठीक है, 6/6 का मतलब क्या होता है? जैसे कि वो सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, ऐसे एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे अक्षर यहाँ लिखे होते हैं और यहाँ थोड़े बड़े होते हैं। जो आदमी इनको पढ़ पाता है, ठीक है, लास्ट लाइन को जो पढ़ पाता है, उसकी आईज क्या होती है? 6/6 होती है। इस ब्लाइंडनेस के अंदर और क्राइटेरिया भी रखा गया था, जैसे कि वो एक फिट के हिसाब से लिखा गया है 200/20, मतलब जो 200 फीट से एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल आदमी 200 फीट से अगर वर्ड्स को पढ़ पाता है, तो अगर कोई आदमी 20 फीट की दूरी पर पढ़ पाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होती है? ब्लाइंडनेस होती है। या फिर एक 6/60 का भी होता है कि नॉर्मल पर्सन 6 मीटर, ये मीटर में होता है, ये फीट में होता है, 60 मीटर से एक नॉर्मल पर्सन पढ़ पाता है, और जिसके अंदर ब्लाइंडनेस है तो वो 6 मीटर से उन वर्ड्स को पढ़ पाता है। यानी कि जो 6 मीटर की डिस्टेंस से जो वर्ड्स को पढ़ पाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होती है? ब्लाइंडनेस होती है। ब्लाइंडनेस को हम ये भी बोल देते हैं कि जन्मजात हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, यानी कि बिल्कुल ही ना दिखे उसको। फिर आता है अल्प दृष्टि। अल्प दृष्टि मतलब लो विजन। लो विजन का मतलब क्या होता है कि उसने ट्रीटमेंट तो लेना स्टार्ट किया, लेकिन अभी उसकी आंखें बिल्कुल एग्जैक्ट 6/6 नहीं हुई हैं, उसको क्या है? अल्प दृष्टि है। यानी कि देखो, इसी के दो पार्ट बना दिया। अब आप ये कहोगे कि 7 बीमारियां हैं, 7 डिजीज है, 7 डिसेबिलिटीज हैं, उसमें से ये दोनों तो सेम है। सेम नहीं है। ब्लाइंडनेस का मतलब ये भी माना गया है कि बिल्कुल ही ना दिखाई देता हो, और लो विजन का मतलब क्या है? कि हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, या उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रखा है, कुछ गुंजाइश है कि वो शायद ठीक हो जाए टाइम के साथ। ठीक है, तीसरी क्या है? लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। लेप्रोसी क्योर्ड, लेप्रोसी को हिंदी में बोला जाता है कुष्ठ रोग। अब कुष्ठ रोग ये क्या होती है? ये क्योरेबल डिजीज होती है कि कई बार ये ठीक भी हो जाती है, और कई बार ऐसे होता है कि ठीक नहीं होती, लेकिन सामने से देखने वाले को ये लगता है ठीक है। मान लो जैसे कि हाथ के ऊपर होगी, अब सामने वाले को तो हाथ सही दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि वो सेंसेशन को फील ना कर पा रहा हो, है ना। या फिर ऐसे हो सकता है कि उसका हाथ ऐसे कहीं मुड़ गया, मतलब थोड़ा बहुत बैंड हो गया, और वो अब वो बंदा ठीक हो गया है, लेकिन वो हाथ ऐसे के ऐसे मुड़ा रह गया, और वो मुड़े हाथ से ही काम करना शुरू कर दिया। ऐसे डिजीज को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। फिर आती है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? हम हियरिंग को किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में मेजर करते हैं। यानी कि जिसको सुनने की अक्षमता हो, जो डिसेबल हो सुनने का। अब जो, जैसे कि मैं बात करूं, नॉर्मल जो क्लास में खुसफुसाहट होती है, जो बच्चा विस्परिंग करता है, खुसर फुसर करके बात करता है, और टीचर उसको सुन पा रहा है, और टीचर कहता है कि आप शोर मत करो, इसका मतलब वो साउंड कितनी है? 30 dB है। ठीक है, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो हम योगा करते हैं, उस टाइम पर जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, और उस सांस को हम सुन पाते हैं, तो इसका मतलब वो कितनी होती है? 10 dB। जो पत्ते हवा चलती है, पेड़ों के पत्ते सरसराहट जो कर रहे होते हैं, वो कितनी होती है? 20 dB। यानी कि हम इनको सुन पाते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं है। ठीक है, वैसे नॉर्मल देखा जाए तो इम्पेयरमेंट मतलब 60 dB तक अगर वो सुन पाता है, तो उसके अंदर कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं है, और 60 से ऊपर वाली नहीं सुन पाता है, यानी कि 60 dB से ऊपर वाली साउंड को ही सुन पाता है, उससे नीचे वाली को नहीं सुन पाता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है? इम्पेयरमेंट है, उसके अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, श्रवण बाधित है। यानी कि 60 dB से 60 dB तक की सुन पाता है। ठीक है, उसके अंदर कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। 60 dB से नीचे वाली, ये तो चलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई कि ये भी सुन पाते हैं, बट 60 dB से ऊपर वाली ना सुन पाए, यानी कि 60 dB का मतलब होता है डेसिबल। 60 डेसिबल से ऊपर की साउंड कोई जोर से बोले, सिर्फ उसको सुन पाए, उससे नीचे वाली को ना सुन पाए। समझ पा रहे हैं? पहले उल्टा बोल दिया था। 60 dB से ऊपर वाली आवाज को सुन पाए और उससे नीचे वाली को ना सुन पाए, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? हियरिंग इम्पेयरमेंट है। उन बच्चों को क्लास में टीचर पढ़ाएगा, वो नहीं सुन पाएंगे, वो अलग थलग रहने की कोशिश करेंगे, तो बेटर है कि उनको थोड़ा पास लेकर आया जाए, या क्लास में टीचर बीच में खड़ा होकर उनको पढ़ाए। फिर आते हैं गामक बाधा, यानी कि लोकोमेटिव डिसेबिलिटीज। लोकोमेटिव डिसेबिलिटीज होती है कि आदमी हिल डुल नहीं सकता, ठीक है, उसके लिम्स के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आ जाए, उसके हाथ काम ना कर पाए, उसके पैर काम ना कर पाए। अब बच्चे को पढ़ाना है, लिख ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? डिसेबिलिटीज है। हाथ पैर मूवमेंट ना कर पाए, यानी कि उसके लिम्स का मूवमेंट ना होना, वो किस में आता है? लोकोमेटिव डिसेबिलिटीज में आता है। फिर आता है बौद्धिक गामक, मतलब मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डनेस।
यानी कि जो कुछ मेंटली डिस्टर्ब जो पर्सन होते हैं उसको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाए, या बिल्कुल ही मानसिक बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है और काफी सारी बीमारियां जो इसको छोड़कर बाकी जो इसमें आते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया था इंडिया में, तो फर्स्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 1995 में। किसकी वजह से आया था कि एक इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये एक मीटिंग हुई थी 1992 में, उसके बाद पीडब्ल्यूडी एक्ट आया 1995 में। कितनी डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया था, देखो मोटा मोटी क्वेश्चंस क्या बनेंगे। फर्स्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया, 1995 में। पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। कितनी डिसेबिलिटीज को काउंट किया गया, एटलीस्ट 40% डिसेबल होना चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, क्राइटेरिया क्या है 40% का। फिर उसके बाद कितनी डिसेबिलिटीज इसके अंदर इंक्लूड की गई, 7 डिसेबिलिटीज। 7 डिसेबिलिटीज कौन कौन सी थी, अंधापन था, अल्पदृष्टि थी, लेप्रोसी कुष्ठ रोग था, श्रवण बाधिता थी, गामक था, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी। यानी कि ये दोनों सेम सी हैं और ये दोनों सेम सी, और बाकी 3 और हो गई। यानी कि टोटल कितने इंक्लूड की गई थी, 7 की गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो ब्लाइंडनेस को चेक करते हैं यहाँ पर कौन सा टेस्ट किया जाता है, सेनेलिन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एक्ट आता है। सेकेंड एक्ट कब आता है, आरपीडब्ल्यूडी। आर का मतलब क्या हो गया, राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि जो डिसेबिलिटीज वाले जो पर्सन हैं उनके जो अधिकार है, यानी कि वो जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसको मॉडिफाई कर दिया गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बोलने लगे। ये कब आया, 2006 में आया। ठीक है, लागू किसने किया था, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, यानी कि क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, इसने इसको लागू किया था। लागू कब किया था, 2017 में। एक्ट तो आ गया था 16 में, लागू कब से हुआ था 2017 में। कितनी टाइप की डिसेबिलिटीज ली गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो नया एक्ट आया है उसमें कितनी डिसेबिलिटीज हैं, 21, और पहले वाले में कितनी थी, 7 डिसेबिलिटीज थी। पहले जो नॉर्मल जो फ्री एजुकेशन होती है ना, नॉर्मली जो फ्री एजुकेशन दी जाती है वो कितनी एज के लिए दी जाती है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मल जो चाइल्ड है उनको एजुकेशन फ्री कब तक दी जाती है, 6 से 14 साल, लेकिन जिनको डिसेबिलिटीज है उनको कब तक दी जाती है, 6 से 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी कि उनको कब तक दी जाती है, 6 से 18। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, एक ये वाली है, और एक कितनी डिजीज है उसके अंदर, 21। जहां पर मैंने गोला लगाया है उसको आप हाईलाइट करके लिख सकते हो। एक्ट आरपीडब्ल्यूडी कब आया, 2016 में। कितनी डिसेबिलिटीज हैं, 21। एज गैप क्या, एज पीरियड क्या है जिसमें फ्री एजुकेशन दी जाती है, 6 से 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में रिजर्वेशन पहले क्या होता था, 3% होता था, इस रिजर्वेशन को बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया, 4%, यानी कि 3% से 4% इनके लिए रिजर्व सीटें रख दी जाती है, और उसके अंदर भी फ्री एजुकेशन कब से कब तक दी जाती है, 6 से 18 तक। इसको लागू कौन करता है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। अब बात आती है कि वो 21 डिजीज कौन कौन सी है। 7 तो पहले वाली है, ठीक है, अब 7 के बाद और कितनी बच गई, बाकी जो बच गई वो अब नई लागू कर दी गई है। ठीक है, यानी कि 14 डिजीज को और इंक्लूड कर दिया गया है, 7 पहले से थी, 14 और 7 कितने हो गए, 21 हो गई। तो 7 पहले वाली तो कौन सी थी, ब्लाइंडनेस था, फिर लो विजन था, फिर लेप्रोसी था, फिर सुनने में क्षमता थी, फिर लोकोमोटर था, और फिर क्या थी, ये वाली, यानी कि ये बीच में एक रहेगी, बोनापोन को मैंने ऊपर लिख दिया। यानी कि ये 7 तो पहले वाली है, कौन कौन सी है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लेप्रोसी क्योर पर्सन है, ये क्या हियरिंग इंपेयरमेंट है, लोकोमोटर है, फिर क्या था ये मेंटल डिसेबिलिटीज और मेंटल इलनेस। ये तो 7 पहले वाली होगी। अब नई कौन सी लागू की गई, बोनापन। देखो बोनापन है, वैसे देखा जाए तो उसकी हाइट ही कम है ना, लेकिन बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, वो स्कूल में नहीं पहुंच पाता है, उसको भी रिजर्वेशन में इंक्लूड कर लिया गया है, और उसको भी 6 to 18 ईयर वाली फ्री एजुकेशन के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। यानी कि बोनापन मतलब 4 फीट और 10 इंच था शायद, यहाँ पर 4 फुट और 10 इंच
से जो छोटा व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको किस में माना जाएगा, बोनापन में, और उसको आरपीडब्ल्यूडी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। पीडब्ल्यूडी में वो नहीं था, यानी कि बोनापन को भी क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। एक तो ये वाली नई लागू हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसकी ASD भी बोला जाता है इसको, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये ऑटिज्म 5 तरह की होती है, ठीक है। ऑटिज्म 5 तरह की होती है और इसको संवलीनता भी बोला जाता है। इसके लिए 2 टेस्ट पूछे हुए, एक क्वेश्चन एक पेपर में पूछा हुआ था कि ऑटिज्म वाले बच्चों को किस टाइप के टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि PECS और टीच की मुझे फुल फॉर्म नहीं मिली। PES की फुल फॉर्म क्या होती है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं, यानी कि या तो वो अलग थलग रहने की कोशिश करेंगे, या वो किसी से बात नहीं करेंगे, बोलने में उनको दिक्कत आएगी, इस तरह से अगर पूछा जाए कि ऑटिज्म कितने तरह की होती है, तो 5 तरह की होती है। ऑटिज्म बच्चे होते हैं ना, मैक्सिमम ये गुण 2 साल तक के बच्चे में ही दिखने लग जाता है, ठीक है। और ये बाद में हो सकता है टाइम के साथ ये ठीक भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल चाइल्ड हो ही नहीं सकते, लेकिन ऑटिज्म का दिखाई देना, अब 2 साल तक के बच्चे के अंदर ऑटिज्म दिखाई देने लग जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है जिसको, उसको संवलीन बच्चा भी बोला जाता है। और उसके लिए टेस्ट कौन से किए जाते हैं, PECS और TWCH, यानी कि आप इसकी फुल फॉर्म ढूंढ लेना। PECS की फुल फॉर्म क्या है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर आता है सेरेब्रल पाल्सी, यानी कि सेरेब्रली पैलोसी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो आपकी मसल्स होती हैं उनके अंदर कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, लेकिन टाइम के साथ ये डिजीज ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उम्र ये बीमारी चलती रहे, ये डिसेबिलिटीज उसके अंदर हो, बट मांसपेशियों के अंदर जो दिक्कतें आती हैं टाइम के साथ वो ठीक हो जाती है। फिर आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। देखो इसमें और उसमें यही फर्क है, ये तामर नहीं चलती है, टाइम के साथ ठीक हो जाती है, बट ये है ना, ये टाइम के साथ साथ उसकी मसल्स हैं, उसकी जो बोन्स हैं उनके अंदर ये दिक्कत बढ़ती जाती है और टाइम के साथ ये ठीक नहीं होती है। ये मतलब क्या होती है, प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, धीरे धीरे ये बढ़ती ही रहती है, ठीक है। फिर आती है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति, यानी कि न्यूरॉन्स में डिसऑर्डर आ जाता है। जैसे कि कई बच्चों को मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं, तो वो मिर्गी के दौरे आना मतलब उसको कौन सी डिजीज है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। फिर आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब ये तुम बहुत बार पढ़ते हो, स्पेसिफिक लर्निंग यानी कि विशिष्ट सीखने में जो डिसेबिलिटीज आती है, विशिष्ट अधिगम में जो डिसेबिलिटीज आती है, जैसे कि आप पढ़ते हो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। इस यहाँ से तो पहले पुराने टाइम में यहीं से क्वेश्चन आते थे, यानी कि वो बच्चे जिसके सीखने में अक्षमता हो, अधिगम करने में जिसको डिसेबिलिटीज हो, उन बच्चों को किस में इंक्लूड किया जाता था, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज में। जैसे कि डिसग्राफिया हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया। कैलकुलिया यानी कि कैलकुलिया मैथ का सॉल्यूशन ना कर पाता हो या लिख ना पाता हो। या फिर हो गया डिसलेक्सिया यानी कि पठन संबंधी दिक्कत हो। या फिर हम कह देते हैं अफेजिया, जिसको बोलने में दिक्कत हो, ठीक है। या फिर मतलब इस टाइप के जो डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसफेजिया, अफेजिया है ना, डिसअप्रेक्सिया, जिसको लिखने से और पेंसिल का कॉम्बिनेशन ना बना पाता हो, ये जो डिजीज आते हैं उन बच्चों को भी इस 21 डिसेबिलिटीज के अंदर काउंट किया गया है। फिर आता है मल्टीपल रेकेलेसिस। इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसके अंदर डिसऑर्डर आ जाता है। मल्टीपल रेकेलेसिस मतलब उसके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर उसको दिक्कत आ जाती है, रीढ़ की हड्डी ढंग से काम नहीं कर पाती है, ब्रेन उसका ढंग से काम नहीं कर पाता है। फिर आते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज, यानी कि बोलने में भाषा और भाषण में जो डिसेबिलिटीज आ जाए। फिर आते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया किसके कारण होती है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल, वो खत्म होने लग जाए तो आदमी के अंदर क्या आ जाता है, थैलेसीमिया आ जाती है। फिर आते हैं हीमोफीलिया भी है, किसके कारण आती है, ये भी आरबीसी के कारण आती है। मोस्टली ये जेंट्स में पाई जाती है, और जेंट्स में किससे आती है, माँ से आती है, ठीक है। लेडीज में कमी दिखने को मिलती है, लेकिन माँ से ये जेंट्स में आती है। और इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर मतलब ये जो हीमोफीलिया होती है ना, इसके अंदर खून का थक्का नहीं बनता, ज्यादा खून निकल जाता है,
और ऐसी बीमारी मोस्टली आदमियों में पाई जाती है। आती कहाँ से है? माँ से है। और इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। एक टेस्ट मैंने यहाँ पर बताया था ऑटिज्म के लिए। ऑटिज्म के लिए क्या बताया था? PECS ऑटिज। और एक मैंने अंधता के लिए, ब्लाइंडनेस के लिए बताया था सबलिन टेस्ट। ठीक है। फिर आता है सिकल सेल। सिकल सेल में क्या होता है? देखो, ये भी थैलेसीमिया भी आरबीसी के कारण होता है, हिमोफीलिया भी आरबीसी के कारण होता है, और सिकल सेल भी आरबीसी के कारण होता है। थैलेसीमिया में तो क्या था कि आरबीसी खत्म हो जाती है, यहाँ पर क्या था? खून का थक्का नहीं बन पाता। और सिकल सेल में क्या आता है कि जो आरबीसी सेल्स थी, उनकी शेप सिकल दराते की शेप हो जाती है। ठीक है। और मतलब उनकी शेप बिगड़ जाती है, सिकल सेल डिजीज बोला जाता है। फिर आता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यानी कि एक आदमी में एक से ज्यादा डिजीज हो जाए। यानी कि मान लो उसको क्या हो? ब्लाइंडनेस भी हो, और उसके अंदर क्या हो? मानसिक बीमारी भी हो, या ब्लाइंडनेस के साथ उसमें ऑटिज्म भी हो, या ब्लाइंडनेस के साथ उसमें लोकोमोटर आ जाए, या मतलब किसी का भी दो का पेयर बन जाए, दो या दो से ज्यादा जिसमें डिसेबिलिटीज हो, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब होता है एसिड अटैक विक्टिम्स। ये मोस्टली महिलाएं होती हैं। महिलाओं के ऊपर लड़के जो मंद बुद्धि के, या जो पागल, या जो मैं कहती हूँ कि उनको जीने का अधिकार ही नहीं है, वो लड़कियों के ऊपर क्या डाल देते हैं? एसिड डाल देते हैं। और जो एसिड एक्ट विक्टिम्स, उन्हीं को बोला जाता है जिसके ऊपर एसिड डाला गया, उनको भी RPWD के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। देखो, ये डिसेबिलिटीज तो चलो समझ में आता है, बट ये मुझे गवर्नमेंट का सबसे अच्छा स्टेप लगा, क्योंकि जो लड़की इस अटैक की जो विक्टिम्स होती हैं, वो अपने आप को जिंदगी से खत्म करने की कगार पर आ जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको ऊपर उठाने के लिए क्या किया? इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। यानी कि उनकी एजुकेशन भी क्या होगी? फ्री होगी। उनको भी समाज के साथ इंटीग्रेट रहने का अधिकार मिल गया। वो समाज से अलग थलग नहीं रहेंगे। उनको भी आगे लाने के लिए एक सरकार का बहुत अच्छा कदम उठाया गया। और कब उठाया गया? 2016। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, एसिड डाल दिया जाता है, एसिड डालते ही लड़की पूरी तरीके से जल जाती है। उसका तो एक मूवी भी तुमने देखी होगी प्रियंका चोपड़ा की, उसमें उसका फेस बिल्कुल खराब हो जाता है। यानी कि क्या वो मतलब जीने का अधिकार ही खो बैठेगी। बट गवर्नमेंट ने उसको नॉर्मल सोसाइटी के अंदर इंक्लूड करने के लिए इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एसिड अटैक विक्टिम्स को RPWD में है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि या फिर इनमें से 3 डिजीज दे देंगे और पूछ लेंगे, एक नहीं वाली दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सी नहीं है। तो आपको मोटा मोटी 21 डिसेबिलिटीज का नाम पता होना चाहिए। फिर आता है एक पार्किंसन डिजीज। ये जो मैंने इंग्लिश में नाम लिखे हैं ना, ये हिंदी में भी इनको ऐसे ही लिखा हुआ था। ये क्या होती है? मस्तिष्क के अंदर, मतलब मस्तिष्क के अंदर ये डिजीज होती है, डिसेबिलिटीज होती है। और ये भी हमारी मांसपेशियों को लेकर होती है। मतलब मांसपेशियां, जो मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं, उनके अंदर कुछ डिसऑर्डर आ जाता है। उससे क्या बनता है? पार्किंसन डिजीज जैसी डिसेबिलिटीज आ जाती है। ठीक है। मेनली क्वेश्चन फिर से रिपीट करवाऊं तो क्या होगा? फर्स्ट में तो क्या था? पहला एक्ट कब आया? 1995 में। कितनी डिसेबिलिटीज थी? 7 डिसेबिलिटीज थी। कहां से लागू हुआ था? ये एशिया पैसिफिक रीजन की एक मीटिंग हुई थी 1992 में। उसके बाद एक्ट आया था 1995 में। एम क्या होता है? बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना। दूसरा क्या होता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, फुल पार्टिसिपेशन होना उनका। और तीसरा क्या होता है? स्पेशल प्रोविजन, यानी कि इंटीग्रेट करना सबको, और इंटीग्रेट करके उसको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ देना। ठीक है। और डिसेबिलिटीज कितनी? 40%, मतलब कम से कम 40% डिसेबिलिटीज हो, उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि दूसरा एक्ट कब आया? 2016 में। लागू कब किया गया? 2017 में। डिसेबिलिटीज कितनी थी? 21 डिसेबिलिटीज थी। लागू किसने किया गया? सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है। अब डिसेबिलिटीज कितनी है इसके अंदर? 21 है। और रिजर्वेशन कितने परसेंटेज बढ़ा दिया गया? 3% से 4% इसको रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। ठीक है। और 21 डिजीज ये है, 7 तो पहले वाली है, 14 नई है। 14 में कौन कौन सी हो सकती है? एक तो बोनापोन का याद रख लेना, पूछ लिया जाता है। ऑटिज्म पूछ लिया जाता है। लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज वाला पूछ लिया जाता है, 3 हो गई। चौथा क्या पूछ लिया जाता है? ये वाला एसिड अटैक वाला, चौथा ये पूछ लिया जाता है, 4 हो गई। और फिर वो 3 जो रक्त से रिलेटेड थी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल। यानी कि थैलेसीमिया, देखो
नया पेज लेते हैं। सबसे पहले आप याद करना 7 तो वो थी पहले से ही। फिर क्या ऐड किया गया इसके अंदर? बोनापेन ऐड किया गया। फिर क्या ऐड किया गया? ऑटिज्म, ऑटिज्म ऐड किया गया। फिर उसके बाद क्या था? 3 जो रक्त वाली थी, पहले वाली क्या थी? थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। दूसरी क्या थी? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। और तीसरी क्या थी? सिकल सेल, सिकल सेल। टोटल कितनी ऐड हो गई? टोटल ऐड हो गई यहाँ पर 3 और 2 5, टोटल ऐड कितनी हुई थी? 14। फिर उसके बाद कौन सी बात करें? जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये वैसे तुम्हें एक अलग से भी टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसके अंदर डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया जैसी डिसेबिलिटीज आती हैं, वो वाली इंक्लूड होगी। फिर उसके बाद और कौन सी ऐड की गई? एसिड अटैक विक्टिम्स, एसिड अटैक विक्टिम्स, विक्टिम्स। फिर कौन सी ऐड की गई? ऐड की गई जिसके अंदर क्या आता है? लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज। ठीक है, कितनी हो गई? 2, 5, 7 और 8। अब कितनी बच गई? टोटल कितनी थी? 14, यानी कि 6 और बच गई। अब 6 और बच गई तो एक तो ये वाली सबसे नीचे जो इधर लिखी हुई थी सेरेब्रली पॉलिसी, एक तो ये वाली आ गई। दूसरा क्या आता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फिर तीसरा आता है क्रॉनिक, जो मिर्गी जैसी बीमारियां आती हैं, मिर्गी भी लिख लिया जाता है। फिर आता है मल्टीपल रिक्लेसिस, और एक यहाँ पर और था मल्टीपल डिसेबिलिटीज, मल्टीपल रिक्लेसिस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज। और कौन सी रहेगी? एक ये बच गई, पार्टीशंस। ठीक है, आप इसको साफ साफ नोट बनाकर 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। टोटल डिजीज कितनी? 21। ऑप्शनल क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू या पीवाईक्यूज एक और क्लास में करवाऊंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।